30 अगस्त 2020 की रात पैंगोंग झील पर्वत रेखाओं के कहीं दक्षिण में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत के स्पेशल फोर्सेस LAC पर एक खास गुप्त मिशन पर थे, महत्वपूर्ण पर्वतों पर कब्जा करने के लिए, जहां से चीनी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। जब अचानक बारूद जो 1962 के युद्ध में चीनी सैन्य ने रास्ते में बिछाए थे फटा, जिसमें एक सैनिक की जान गई और एक घायल हुआ। बेशक चीनी रक्षा बल रात के सुनसान में विस्फोट की आवाज सुनकर जरूर सतर्क हुए होंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय सैनिकों ने कई ऊंचाइयों पर अपने कदम जमा लिए थे। चुशुल सेक्टर के महत्वपूर्ण पर्वत हेलमेट, काला टॉप, कैमल बैक, गुरुंग हिल और रेक्विन ला को लेकर अब हमारा पलड़ा भारी था। इतनी चिढ़ गई थी चीनी फौज कि आधी रात को 2 बजे CCCP का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया। चीन को भारतीय आर्मी के उकसावे के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन अगली सुबह जब भारतीय सेना ने इस सफलता की घोषणा की, कल रात के विजय मिशन में कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। तकनीकी रूप से वे सही थे। जिस सैनिक की मृत्यु हुई वो 7 विकास बटालियन का 51 वर्षीय तिब्बतीय शरणार्थी नीमा तेंजिंग थे। नीमा भारतीय पासपोर्ट धारक नहीं थे और गर्व से अपना तिब्बती पहचान पत्र दिखाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सबके सामने बाकी शहीदों जैसे भारतीय सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विकास बटालियन का स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या SSF भारतीय सैन्य का ही एक हिस्सा है, जिसे अब तक गुप्त रखा गया था क्योंकि वो ज्यादातर तिब्बती शरणार्थियों से बना है। मगर ये शरणार्थी विशेषज्ञ पर्वतारोही भी हैं, जो भारत की पहाड़ी सीमाओं में चीनी शत्रुता का मुकाबला करने में सक्षम हैं। जनरल कुडादेरा सुमैया थिमैया भारतीय सेना के प्रमुख ने पहली बार इस तरह का एक विशेष बल जुटाने का प्रस्ताव रखा था। शुरुआत में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से कोई समर्थन नहीं मिला, लेकिन जब पहाड़ों की ऊंचाई पर 1962 सीमा युद्ध में भारत चीन का सामना नहीं कर पाया, तब एक ऐसी शक्ति की कमी महसूस करते हुए नेहरू ने अपना विचार बदला। हमें भारत के तिब्बती शरणार्थी समुदाय को मजबूत करना होगा ताकि वो तिब्बत के अंदर चीन का विद्रोह कर सके। शायद कोई संयोग नहीं है कि 14 नवंबर SSF का स्थापना दिवस जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी है, जिसके ठीक 1 सप्ताह बाद चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निर्देशक BN मुलिक को आधुनिक हथियारों को एकत्रित करने में अमेरिकी CIA से मदद मिली। CIA और भारतीय सेना के प्लान के मुताबिक सैनिकों को पहाड़ युद्ध में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें चीन से लड़ने के लिए तिब्बत भेजा जाने वाला था। 1956 से चीन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे तिब्बती गुरिल्ला आंदोलन चूशी गंगद्रुक से संपर्क किया गया, जहां से SFF सैनिकों की पहली भर्ती हुई। तिब्बतियों के लिए यह चीन के खिलाफ वैध सैन्य इकाई को बनाए रखने का एक सुनहरा अवसर था, जिन्हें अक्टूबर 1950 में चीनी कब्जे के बाद अपनी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे माता पिता के पास बड़े खेत थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने सब कुछ लूट लिया। मेरा पूरा परिवार चीनी कैद में मर गया, सिर्फ मैं भारत भागने में सफल रहा। 7000 तिब्बती शरणार्थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में शामिल हो गए, जिनका बेस उत्तराखंड के पहाड़ी शहर चक्राता में स्थापित किया गया, जहां बड़ी तिब्बती शरणार्थी आबादी भी बसी थी। SFF में स्वीकार किए जाने से पहले हर एक भर्ती को वहां पे बनाई गई रॉक क्लाइंबिंग स्कूल में एक कठिन परीक्षा को पास करना पड़ता था, जबकि पैराट्रूपर्स ने अमेरिकी सेना के विशेष बलों से प्रेरित सरसावा और 4 बाटिया हवाई अड्डों पर ट्रेनिंग लिया। CIA ने उनको गुरिल्ला युद्ध की रणनीति सिखाई और M1 और M2 हल्की सबमिशन बंदूकें प्रदान की। खिताबें जानबूझकर गैर सैनिकी दी गई और कमांडरों को राजनीतिक नेता जैसे शीर्षक दिए गए। 1963 के अंत तक मुल्लिक ने तिब्बतियों को 7 विकास बटालियन में संगठित कर दिया था और 1964 में SFF पहली बार भारत तिब्बत सीमा पर तैनात किए गए। जब खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिले कि चीन ने 16 अक्टूबर 1964 के दिन शिनजियांग के पास लोपनोर में परमाणु बम का परीक्षण किया, तब रॉ और CIA मिलकर SFF के साथ एक संयुक्त अभियान पर निकले, जिसमें शामिल थे मशहूर भारतीय पर्वतारोही MS कोहली और CIA के जिम राइन, एक अनुभवी STOL पायलट। कई असफल प्रयासों के बाद 1967 में भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी पर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिवाइस इलिंट को सफलतापूर्वक रखा गया, जो कि प्लूटोनियम बैटरी द्वारा संचालित ट्रांसीवर चीन से किए गए किसी भी परमाणु परीक्षण के आंकड़ों का पता लगाकर रिपोर्ट कर सकता है। कुछ ही महीनों के बाद अक्टूबर 1967 में चीन ने ICBM मिसाइल का परीक्षण करना शुरू किया, जो 6000 मील दूर लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम था। इसका मतलब ये था कि उनकी मिसाइलें चीन के किसी भी कोने से भारत तक पहुंच सकती थी।
इसलिए एसएफएफ पर्वतारोही एक और मिशन पर निकले और दिसंबर 1969 में एक अज्ञात पर्वत, जो कि माना जाता है चीनी नियंत्रित क्षेत्र में था, उस पर गैस चालित उपकरण को सफलतापूर्वक रखा। ये सब गुप्त युद्ध ठीक था, लेकिन तिब्बतीय लोग चीन के खिलाफ मुकाबला करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस उत्सुकता के कारण वे बिना बताए तिब्बत सीमा पार किया करते थे, जिसके चलते सरकार ने उन्हें एलएसी से दूर रखने का फैसला लिया। आखिर उन्हें लड़ने का मौका मिला तो सही, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, जिस जगह को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ थे, दिसंबर 1970 में हुए ईस्ट पाकिस्तान के चुनाव जीते। वेस्ट पाकिस्तान ने इस डर में कि देश का बंटवारा हो जाएगा, अपनी मिलिट्री भेजकर वहां के नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जिसमें दसों हजारों लोग मरे और लाखों भारत में शरणार्थी बने। एसएफएफ ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लड़ाकू बनना सिखाया। इस लड़ाई में भारत को अमेरिका से सहायता की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान अमेरिका का खास सहयोगी था। तब अमेरिका के दिए M1 और M2 सब मशीन बंदूकों को बदलकर बल्गेरियाई AK-47 राइफल दिए गए। एसएफएफ तिब्बती रेजिमेंट के 3000 सैनिक भारतीय प्रायोजित बांग्लादेशी मिलिट्री मुक्ति वाहिनी के आंकड़ों में घुलकर अक्टूबर 1971 के अंत में चित्तागोंग हिल ट्रैक के दलदल भरे और बीहड़ इलाके में अपनी कुशल तैनाती की। जब तक भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के समर्थन में युद्ध में प्रवेश किया 3 दिसंबर 1971 के दिन, तब तक एसएफएफ और मुक्ति वाहिनी ने चित्तागोंग का महत्वपूर्ण नौसैनिक बंदरगाह के छज्जे उड़ा चुके थे, जहां से पश्चिमी पाकिस्तान ने अतिरिक्त सैन्य भेजने की सोची थी। ब्रिगेडियर सुजान सिंह गुबन अपनी किताब में उन्हें फैंटम ऑफ चित्तागोंग का शीर्षक देते हैं। 13 दिन बाद पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत के सामने हार मानकर बांग्लादेश को स्वतंत्रता दी, लेकिन उन 56 शहीदों और 190 घायल तिब्बतियों को ज्यादातर नजरअंदाज किया गया। एसएफएफ के भारतीय ऑफिसरों को वीरता पुरस्कार दिए गए, लेकिन तिब्बतियों को सिर्फ नगद पैसे मिले, क्योंकि उनका एक अनौपचारिक मिशन था। हालांकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसएफएफ सैनिकों को निजी पत्राचार द्वारा श्रेय दिया था। चक्राता में एक स्मारक बनाया गया, जहां 1971 के शहीद और अन्य अभियानों को श्रद्धांजलि दी जा सके। 1971 के अलावा एसएफएफ को 1970 के दशक में सांप्रदायिक दंगों का मुकाबला करने के लिए भी तैनात किया गया। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल में छिपे आतंकवादियों का सफाया करने में भी इनका सहयोग था। उसी वर्ष उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने खालपुर बटालियन और पॉइंट 5500 सब सेक्टर हनीफ में ऊंचे पहाड़ों को पार करके भारतीय सैनिकों के लिए रस्सी छोड़कर चोटियों पर कब्जा करने में मदद की। एसएफएफ को एक और नाम से बुलाया जाता है, एस्टाब्लिशमेंट 22 या सिर्फ 22, अपने पहले निरीक्षक मेजर जनरल सुजान सिंह उबन के सम्मान में, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में एक तोपखाने के अधिकारी के रूप में 22वें माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली थी। एसएफएफ की बटालियनों का अपना खुद का रेजिमेंटल झंडा है, प्रतीक चिन्ह और रैंक संरचना, क्योंकि वे आधिकारिक रूप से भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है। इनमें महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो स्पेशल ऑपरेशन के साथ साथ सिग्नल और मेडिकल क्षेत्र में भी मदद करते हैं। आज एसएफएफ में लगभग 10,000 सैनिक हैं, जिनमें से 6,000 तिब्बती शरणार्थी हैं, बाकी नेपाली गोरखा और पहाड़ी आदिवासी हैं, जो धीरे धीरे बटालियन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। 2009 से एसएफएफ सैनिकों के वेतन और पेंशन लाभों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वो अभी भी भारतीय सैनिकों के बराबर नहीं। अब एक बार फिर उन्होंने चुशूल सेक्टर के पर्वतों पर काबिज होकर अपनी काबिलियत और निष्ठा साबित कर दी। उन्होंने भारत चीन सीमा पर पैंगोंग त्सो का फिंगर 8 और 4 के बीच 8 किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से चीनी कब्जे के लाभ को भी नकार दिया, जब चीन ने अप्रैल 2020 में एक तरफा से अचानक एलएसी को बदला। एसएफएफ की पहाड़ युद्ध की वजह से अब भारत को एक ठोस सौदेबाजी का मौका मिला है, जिसके साथ वो चीनियों को एलएसी के अपने हिस्से में वापस जाने के लिए मजबूर कर सकें। भू राजनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण भारतीय सरकार ने भारतीय भूमि पर तिब्बती स्वयंसेवक से भरा एसएसएफ बल के अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं किया था। यहाँ तक कि एसएफएफ के सेवानिवृत्त अधिकारी भी रिकॉर्ड पर बात करने से साफ इनकार करते थे। हमने भारतीय सेना के बारे में खामोशी का वचन दिया है। तिब्बतियों के लिए एसएफएफ रोजगार का एक स्रोत रहा है, लेकिन बटालियन की गोपनीयता ने उन्हें जनता प्रशंसा से दूर रखा है। इतने सालों तक पर्दे के पीछे रहने के बाद शायद ये ऑपरेशन उन्हें भारत की सेवा करने का श्रेय देगा। भले ही चीन को तिब्बत से बाहर निकालने का उनका सपना अभी भी दूर है, लेकिन कम से कम लद्दाख की ऊंचाइयों से वे अपनी मातृभूमि पर नजर तो रख सकते हैं। बिस्बो की शायरी। तिब्बती शरणार्थी अपने घर से दूर, भारत की सेना का वो देते साथ भरपूर। एसएफएफ बटालियन जाबाज है सब पहाड़ी वीर, चाइना के सपनों को जो रख देते हैं चीर।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।